गुड इवनिंग भैया, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है। आवाज आ रही है? एक बार बताना जरा तो। एक मिनट रुक जाओ बस, जो मैटर लेके आया हूँ उसको डाउनलोड तो कर लूं, तब तो बताऊंगा ना कि क्या करना है। पीआरटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट बता दीजिए सर, प्लीज। जितना पढ़ाया गया है एप्लीकेशन पे उसको बार बार रिवाइज करिए, और बीपीएससी के जितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे लगा जाइए, ठीक है। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यार एक तो ना मैं बड़ा परेशान हूँ यार, कसम से। आजा भाई। एक मिनट रुक जाओ भाई। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जानो, चलो तो डाउनलोड होने दो उसको आराम से तब तक। तो हम लोग जो है वो पॉलिटी खत्म कर लिए हैं, और आज से हमारा क्या शुरू होने वाला है? हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री यानी इतिहास। अब इसके अंदर आपको दो काम करने हैं। एक तो जो आपकी बिहार बोर्ड की किताब है, SCRT बुक्स, ठीक, क्लास 6th 7th और 8th, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसमें जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो सारे आपको मैं इसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? क्या बात कर रहे हो यार। रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो जल्दी से। ठीक है, क्लियर है? पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आएगा यार? देखो पीआरटी में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों को मिला के आप मान के चलो 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से अकेले आपको मिलेगा 10 सवाल मिनिमम। तो 35 से 40 क्वेश्चन आपको एसएसटी और इंडियन नेशनल मूवमेंट से मिल जाएगा, ठीक। अब जो बच्चे निर्वाण 2.0 वाले होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि, और प्रहार बैच वाले, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने जो मैंने नोट्स दी थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की वन लाइनर वाली, वो आप पढ़ गए होंगे, है ना? ठीक है। और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ जाइए, ठीक। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ जाइए। पीआरटी मतलब 1 से 5 वर्ग वाला, पीआरटी मतलब 1 से 5 वर्ग वाला बेटा, ठीक है। और प्लस इसमें आपको क्या करना है, एक वन लाइनर नोट्स दूंगा, ठीक है। ये एंशंट, मिडीवल और मॉडर्न तीनों का होगा टॉपिक वाइज वन लाइनर नोट्स। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पेपर आपका SCRT बेस्ड किताब से बनेगा, प्लस वो जो आपका अपर लेवल तक का, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो अपर लेवल तक की डिग्री होगी वहां तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? मुझे लगता है 8 सब्जेक्ट में 15-15 नंबर का रहेगा। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नोट्स ज्यादा पेज के मत बनाइएगा। हाँ, सही बात है।
सही बात है, पेपर आउट करके नहीं दे दें, फोन कर दे नीतीश कुमार को, कह दें बता दो गुरु जो आने वाला है, हैं? सब आ भी जाए, ज्यादा नोट्स का बने भी नहीं, है ना। चलो, अब अगर जो है हम लोग क्लास 6 की बात करें, तो आपको पता है क्लास 6 जो है आपका, वो प्राचीन भारत पर है रिलेटेड। वो क्या है? प्राचीन भारत पर रिलेटेड है। ठीक है, 7th आपका क्या है? मिडिवल पे, और 8th आपका क्या है? मॉडर्न पे है रिलेटेड। ठीक, तो अगर आप अपने प्राचीन भारत में देखेंगे तो उसके अंदर जो सबसे पहली बात बताई गई है वो क्या बताई गई है? वो बताई गई कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इसका मतलब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई इसके अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बहुत ही क्या हो गई? इंपॉर्टेंट बात हो गई कि नहीं हो गई? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट बात हो गई, इतिहास के स्रोत। और अगर हम इतिहास के स्रोतों पर बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है पुरातात्विक, जिनको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और दूसरा होता है आपका क्या? साहित्यिक स्रोत। दूसरा आपका क्या होता है? साहित्यिक स्रोत होता है, लिटरेरी सोर्स होता है। ठीक, क्या होता है? लिटरेरी सोर्स होता है। अब अगर हम इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें, अब हम इसमें अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें, तो हर वो चीज जो आपको क्या हुई है? खुदाई से प्राप्त वस्तुएं हैं। खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। ठीक, फाइंडिंग्स फ्रॉम द एक्सकेवेशन वो क्या कहलाएंगी? पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी? पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगी। अब इसमें पुरातात्विक स्रोतों में हम जो है वो ये देखते हैं कि इसके अंदर हमको अभिलेख भी पता चलते हैं। अभिलेख, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं, अभिलेख, जो कि राजे महाराजों द्वारा क्या किए जाते थे? बड़े बड़े पत्थरों पर या धातुओं पर खुदवाकर अपनी प्रजा के तक संदेश पहुंचाने के लिए। भाई, अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर खुदे हुए आदेश। तो आदेश कौन जारी करेगा? हम और आप तो जारी करेंगे नहीं, आम आदमी नहीं ना जारी करेगा। आदेश कौन जारी करेगा? राजा। किसके लिए जारी करेगा? प्रजा के लिए जारी करेगा। किसको बताना चाहेगा अपने बारे में? प्रजा को बताना चाहेगा, है ना। तो जब वो प्रजा को बताना चाहेगा तो अपनी सारी अचीवमेंट इसके अंदर बताएगा। इससे इसके परिवार के बारे में पता चलेगा, इससे इसके जो भी इसने काम किए हैं उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, और ये फिर जगह जगह पर अपने जगह पे लगवा सकता है। जैसे अशोक ने क्या किया? पूरे भारत में लगवा दिए। ठीक, कुछ राजा एक एक अभिलेख से रिलेटेड हैं। तो अभिलेख जो होते हैं वो होते हैं रिटन ऑर्डर्स ऑन स्टोन्स। ये अलग अलग भाषाओं में महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इसको लिखवाते थे और राजे महाराजे रानियां वानियां भी इसको लिखवाती थी। दूसरे नंबर पर इसमें जो है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। वो क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि, यानी पांडुलिपि। अब इसमें ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट में जो मैन्यू वर्ड है, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हैंड रिटन। जिसका मतलब क्या होता है? हैंड रिटन। तो ये क्या होता था? ये या तो ताड़ के पत्ते पे लिखी जाती थी, ताड़ के पत्तों पर या वृक्ष के पत्तों पर लिखी जाती थी, या फिर एक भुर्ज नामक वृक्ष मिलता है जो कि हिमालय में मिलता है, बर्च ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। तो बर्च ट्रीज पे उनकी वृक्ष की छाल पर, बार्क पर लिखी जाती थी, बार्क्स पे लिखी जाती थी, और लिखकर फिर इनको किताब टाइप बना के दे दिया जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट में भी बहुत सारे आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसमें मेडिसिन के बारे में मिल जाएगा, राजाओं के बारे में मिल जाएगा, उनके काम के बारे में मिल जाएगा, साहित्य भी इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर आ जाएगा। जैसे आपने किताब का नाम सुना होगा अर्थशास्त्र, सुना है? अर्थशास्त्र, जो कि किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र वॉज ओरिजिनली अ मैन्यूस्क्रिप्ट।
अर्थशास्त्र ओरिजिनली क्या था, एक पांडुलिपि था, बाद में इसको क्या किया गया, बुक फॉर्म में इसको चेंज किया गया। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था पंडित आर श्याम शास्त्री, उन्होंने इसको बुक फॉर्म में बनाया था 1909 में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र ओरिजिनली क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट था। अर्थशास्त्र ओरिजिनली क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट था। ठीक, बाद में इसको बुक में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। ऐसे ही खुदाई में आपको सिक्के मिलेंगे, सिक्के आपको इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। सिक्कों से भी आपको क्या होगा, राजा के उपलब्धियों का पता चलेगा। ठीक, इसी तरह से आपको गहने, बर्तन, हथियार, कंकाल और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिनसे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती ही मिलती है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो होते हैं इनकी स्टडी को, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। ठीक, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से स्टडी ऑफ क्वाइंस को क्या बोला जाता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन को क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र। ये सवाल के आने की पॉसिबिलिटी काफी अधिक है। ठीक है, तो आपकी एससीईआरटी में बताया गया कि मानव के इतिहास में बहुत सारे सोर्सेस से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, इनमें बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, इनमें बहुत सारी क्या होती हैं, पांडुलिपियां होती हैं, इनमें बहुत सारी क्या होती हैं, पांडुलिपियां होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं। ठीक, इनको पांडुलिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी, मैंने आपको रीजन बता ही दिया। बहुत सारी पांडुलिपियां भोजपत्रों पे लिखी गई हैं। भोजपत्र का मतलब यहां पर क्या है, भोजपत्र का मतलब है बार्क ऑफ बर्च ट्री। तो भुर्ज नामक वृक्ष की छाल या ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती है। ठीक है, ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती हैं। अब देखो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, पर कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स को संभाल के संजो के रखा गया, उनको दोबारा रिक्रिएट किया गया, जिसमें मैंने आपको अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक बात बोली गई है कि पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी और पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। तो आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा, मैंने वाईटी पे कराया भी था, कि खुदा बख्श लाइब्रेरी कहां है, पटना में है। या आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहां है, तो पालीगंज में है या भरतपुरा एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, भरतपुरा एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई है। इनको संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है, इनको प्राकृत, तमिल और कन्नड़ और भी कई सारी भाषाओं में मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा गया है। याद रखना, मैन्युस्क्रिप्ट में जो मेन्यू वर्ड है, मैन्युस्क्रिप्ट में जो मेन्यू वर्ड है, ये मेन्यू वर्ड कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन भाषा, पुरानी भाषा है बहुत, लैटिन भाषा का शब्द है, का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है हैंड रिटन। इसका अर्थ क्या होता है, हैंड रिटन होता है, हाथ से लिखी गई। इसलिए कहा गया कि पांडुलिपि हाथ से लिखी गई थी। पहले जमाने में कागज भारत में बहुत बाद में आया था। कागज का जो आविष्कार किया था वो चीन के एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था काइलुन। ठीक है, तो यहां पर हम आपको यह भी बताएंगे कि कागज का आविष्कार कहां हुआ था बेटा,
चीन में, और जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था काई लुन। ठीक, काई लुन नाम का व्यक्ति था। कहां हुआ था ये? चाइना में हुआ था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? तो पुरातात्विक स्रोतों में आपकी इतनी चीजें आती हैं। अब अगर बात की जाए साहित्यिक स्रोतों की, साहित्यिक स्रोतों की, तो इनमें आपकी क्या आ जाएंगी? बुक्स आ जाएंगी। अब ये बुक्स कई तरह की हो सकती हैं। इनमें से कुछ धार्मिक किताबें हो सकती हैं, तो धार्मिक साहित्य हो सकता है। धार्मिक साहित्य का मतलब जैसे इसमें आपके वेद, पुराण, मनुस्मृति ये सब आ सकती हैं। कुछ किताबें जो होती हैं वो क्या होती हैं? गैर धार्मिक साहित्य होती हैं, जैसे आपका अर्थशास्त्र। गैर धार्मिक साहित्य होती है, नॉन रिलीजियस लिटरेचर। समय समय पे कई सारे विदेशी यात्री भारत में आए तो उन्होंने भी अपने विवरण लिखे। तो इसमें एक और जो आता है वो क्या आता है? वो आता है विदेशी यात्रियों का विवरण, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। विदेशी यात्रियों का विवरण आता है, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। एग्जाम्पल बताओ। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा? इंडिका। किसने लिखी थी इंडिका? मेगास्थनीज ने। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। इंडिका हो गया एग्जाम्पल, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे सी यू की। एग्जाम्पल के तौर पे सी यू की किसने लिखी थी? वेन सॉन्ग ने। वेन सॉन्ग ने भारत को के अपने अकाउंट को इसने सी यू की के नाम से लिखा था। वेन सॉन्ग ने लिखा था। वेन सॉन्ग ने लिखा था। वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, काल में भारत आया था। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था। इसी तरह से मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। ये किसके समय में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, के समय आया था। ठीक है। इसी तरह से एक और किताब है जिसका नाम है फो क्यो की। ठीक, एक और बुक है जिसका नाम क्या है? फो क्यो की। ये किताब किसने लिखी? ये लिखी थी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था एक चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान। जिसका नाम था फाहियान या फाशियन। फाहियान या फाशियन नाम था। ये किसके समय में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था। आपने एक बहुत फेमस किताब सुनी है, किताब उल हिंद। ये किताब अरबी भाषा में लिखी गई, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई। इसको लिखने वाला था अल बरूनी। इसको लिखने वाला था अल बरूनी। ये महमूद गजनवी नाम के राजा के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आपने एक नाम सुना होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता की बुक जो थी उसका नाम था रेहाला और रिहला। ये भी अरबी भाषा में था। जो भी भारत के बाहर से आएगा वो अरबी भाषा में किताब लिखेगा। वो अरबी भाषा में किताब लिखेगा, है ना? ये भी अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसका राइटर कौन था? इसका राइटर था इब्न बतूता। ठीक, राइटर कौन था? इब्न बतूता। ये किसके समय में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, भारत आया था, है ना? तो ये सब क्या हैं? फॉरेन ट्रेवलर्स हैं और इनके अकाउंट्स हैं। तो यहां से आपके सवाल बन सकते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक?
तो याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में खुदाई में मिली चीजें हैं, और लिटरेरी सोर्स में बुकिश फॉर्म में जो हिस्ट्री लिखी गई, बुकिश फॉर्म में जो चीजें दी गई, वो सब दिया गया किसमें? साहित्यिक स्रोतों में। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में। ठीक, तो अभिलेख जो है वो पत्थर या धातु की सतहों पर नुकीले औजार के द्वारा लिखे जाते थे। अभिलेखों में क्या होता था? अभिलेखों में क्या होता था? तो अभिलेखों में राजा तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित हैं। अभिलेख किस पे लिखे जाते थे? पत्थर या धातु की सतह पे लिखे जाते थे। ठीक है, जो व्यक्ति पुरातत्व वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो भी आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को स्टडी करेगा उसे हम क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है, अब यहां से देखो तुमसे सवाल पूछा जाएगा। क्या? डॉक्टर स्पूनर नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पटना के कुम्हरार नाम के स्थान में खुदाई के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। पटना में कहां पर? कुम्हरार में। पटना में कहां पर? कुम्हरार में। ठीक, क्या नाम है? डॉक्टर स्पूनर। क्या नाम है? डॉक्टर स्पूनर। डॉक्टर स्पूनर। इन्होंने चंद्रगुप्त का महल ढूंढ लिया, उसके लकड़ी के पिलर्स इन्होंने ढूंढ लिए, और ये क्या किया? इन्होंने वहां से इस चीज को निकाला। इस खुदाई में जब स्पूनर ने खुदाई की तो उसमें सोने के बैल के टुकड़े भी इस यहां से मिले हैं। तो आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि किसने पटना की खुदाई में मौर्यकालीन महल का अवशेष ढूंढा था, या पूछ देगा कि सोने के बैलों के टुकड़े जो है वो आपको कहां की खुदाई में मिले हैं? तो पटना के पास कुम्हरार नाम की जो जगह है वहां से मिले हैं। ठीक है, पटना। अरे दिख नहीं रहा, सुन तो रहा है, दिखने के लिए तो अभी दे देंगे ना भाई, ब्राइटनेस ज्यादा है तो नहीं दिख रहा होगा। कह रहा सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। उसी पॉइंट को मैंने यहां बताया आपको कि स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो ओल्डेस्ट कॉइन है, जो ओल्डेस्ट कॉइन्स हैं, प्राचीनतम सिक्के, जो चलन में प्राचीनतम सिक्के थे, मतलब जिनका इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जाता था, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। ये आपकी किताब में आगे इसके बारे में नाम भी दे रखा है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पंचमार्क्ड क्वाइंस कहते हैं। ये बने होते थे चांदी और तांबे के। किसके किसके बने होते थे? कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर एंड सिल्वर के बने होते थे, चांदी और तांबे के बने होते थे, कॉपर एंड सिल्वर के बने होते थे। और इन सिक्कों पर क्या होती थी? इमेज बनी होती थी। किसकी इमेज? इन सिक्कों पे हाथी की इमेज बनी थी, एलिफेंट की। ठीक, ट्री की इमेज बनी होती थी, वृक्ष की इमेज बनी होती थी। इन पे मछली की आकृति बनी होती थी। इन पर अर्धचंद्र जिसको बोलते हैं, क्रीसेंट जिसको बोलते हैं, क्रीसेंट, इसकी आकृति बनी होती थी। तो सबसे पुराने सिक्के क्या कहलाए? आहत सिक्के कहलाए। ठीक है, भारत में गोल्डन कॉइन्स जारी करने वाला जो राजा था, जिसने सबसे पहले गोल्डन कॉइन इशू किए, उसका नाम था विमकडफिशस। ठीक, याद रखिएगा कि आहत सिक्के सोने के नहीं बने होते थे, आहत सिक्के कॉपर और सिल्वर के बने होते थे। ये विमकडफिशस कौन सी डायनेस्टी से था? कुषाण डायनेस्टी से था, कुषाण वंश से था। ठीक है, तो गोल्डन कॉइन्स को इशू करने वाली जो डायनेस्टी थी, जो वंश था, वो था कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी। और जो राजा जिसने गोल्डन कॉइन्स इशू किए सबसे पहले, उसका नाम था विमकडफिशस। ठीक है, विमकडफिशस। ठीक,
अगर यहाँ पे ऐसे सवाल बनाएगा, दे देगा कनिष्क का नाम, तुम लगा के चले आओगे, गलत हो जाएगा। तो याद रखना, विम कडफिसेस ने सबसे पहले इशू किए थे। विम कडफिसेस ने सबसे पहले इशू किए थे। सिक्कों के साथ अगर हम बात करें अभिलेखों के अध्ययन की, तो आपको बहुत सारे अभिलेख जानने को मिलते हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। भाई अभिलेख अगर लिखे गए हैं तो किसी न किसी भाषा में लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे, लैंग्वेज में लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे, और हर लैंग्वेज को लिखने की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है कि नहीं होती है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इसने पढ़ा था, और अशोक के जो अभिलेख थे उस अभिलेख को पढ़ने में इसने सफलता हासिल की। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया। इंस्क्रिप्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलता है, स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आज तक उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं, ठीक है। अशोक के अभिलेख आपके अरेमिक लिपि में मिले हैं, ग्रीक लिपि में मिले हैं। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता जिस व्यक्ति ने हासिल की उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो जो भी चीजें हमको मिलती हैं खुदाई में, वो कैसे पता चलेंगी कि वो कितनी पुरानी। मान लीजिए ये पेन आपको खुदाई में मिला, तो ये पेन कितने साल पहले बना होगा, या मेरा कंकाल खुदाई में मिले तो मैं कितने साल पहले, मेरा पुराना कंकाल है या कितने साल पहले मैं जिंदा रहूंगा, इसको पता करने का तरीका क्या था। तो बहुत सारे तरीके थे आर्कियोलॉजिस्ट के पास, पर उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीका है या जो सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है, वो तरीका कौन सा है? रेडियो कार्बन मेथड। देखो हर चीज कार्बन से बनी होती है, हर चीज जो है जिसके निर्माण में कार्बन जो है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो जो भी वस्तुएं हमें खुदाई में मिली, उनके विश्लेषण में समय का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है, तभी हम सही अंदाजा लगा पाएंगे। और उसके लिए जो सबसे प्रचलित पद्धति है वो क्या है? प्रचलित जो पद्धति है वो क्या है आपकी? रेडियो कार्बन मेथड है, जो सबसे ज्यादा क्या है, प्रचलित है। ये डेट को डिसाइड करने में बहुत ज्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। और इस काम को करने वाले जो होते हैं वो फिजिसिस्ट होते हैं, भौतिक शास्त्री इस काम को करते हैं। तिथि निर्धारण का काम कौन करता है? इतिहासकार नहीं करता। तिथि निर्धारण का काम कौन करता है? भौतिक शास्त्री, क्योंकि वो कार्बन 14 सिस्टम को अच्छे से क्या करते हैं, समझ सकते हैं। हर प्रकार की वस्तु में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जिसको हम कार्बन 14 कहते हैं, और ये क्या होता है, लगातार जितनी मात्रा में मेरे अंदर कार्बन 14 होगा, अगर मेरा बॉडी काम करना बंद कर देगा तो उसकी मात्रा धीरे 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 नेचर में वापस जाएगी। तो कितना उससे रेडियोधर्मी कार्बन 14 पदार्थ निकल चुका है, उसके आधार पर आप ये गणना कर लेते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है। जैसे मान लो अगर ये बॉटल है, इसके अंदर 100 रेडियो एक्टिव मटेरियल था, 100 कार्बन 14 था, पर अब ये बॉटल जो है वो पड़े पड़े क्या हो रही है, सड़ रही है। हालांकि प्लास्टिक सड़ता नहीं है, पर मान लो जैसे कि ये सड़ रही है, और 100 में से इसमें 40 पॉइंट क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, नेचर में वापस जा चुका है। तो बचे हुए 60 पॉइंट से आप अंदाजा लगा लोगे कि ये कितने साल पहले बनी रही होगी। ठीक है, कितने साल पहले बनी रही होगी। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई?
1 to 5 फिल्टर सीरीज तो पूरी देखनी पड़ जाएगी। अब कल वाली क्लास तुम लोग मत छोड़ना, कल जो संडे को इतिहास की क्लास है जिसमें मैं पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन करूंगा, तो तुम ये मान के चलो कि 50% से ज्यादा तुम्हारी एससीईआरटी उसी के अंदर शामिल है। तो कल की क्लास आप लोगों को चूकना नहीं है किसी भी हाल में। शाम 6 बजे से यूट्यूब पे होगी, खाना पीना खा के 6 बजे से लेके 8 या 9 बजे तक जितनी चीजें मैं बताऊंगा उसमें आके आप चुपचाप बैठ जाएंगे और सारी चीजों को आप ढंग से सुन के, और एक कॉपी पेन भी चाहो तो साथ में रख लेना, ठीक है। तो फिजिसिस्ट डू दिस टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग द डेट. All objects contain a type of radioactive substance called carbon-14. Radioactive are those substances from which small particles are released at a certain rate. When humans, animals or plants alive, they lose the same amount of carbon-14 from the atmosphere after the death due to radioactivity. जब जिंदा होते हैं तो उसी मात्रा में लेते हैं, पर जब मर जाते हैं तो धीरे धीरे वापस कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। टाइम बेटा 6 बजे का है, शाम 6 बजे होगी क्लास, ठीक है। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी होनी चाहिए। भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। अब भौगोलिक दृष्टि से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। यहां से एक सवाल आना ही आना है, मान के चलो, ध्यान से सुनो। नॉर्थ में जो माउंटेन एरियाज है, उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, एक पहले नंबर पे इसे रखा गया, ठीक। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दो। जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं, इसमें कश्मीर हिमालय, कांगड़ा, कुमायूं और सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। तो पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ बस बस ठीक है ठीक है ठीक। पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, माउंटेन एरियाज ऑफ नॉर्थ या हिल एरियाज ऑफ नॉर्थ। दूसरा क्या है, उत्तर का मैदान, जो किससे बना हुआ है, उत्तर का मैदान नदियों से बना हुआ है। तो ये उपजाऊपन के लिए क्या होता है, ज्यादा जाना जाता है। तो उपजाऊपन के वजह से यहाँ पैदावार ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। क्यों भाई, एग्रीकल्चर होगा तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी यहाँ पर। तो इसमें आपको गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन सब की सहायक नदियां देखने को मिल जाती हैं। तीसरे नंबर पे है दक्षिण के पठार, जिसमें उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं। बस यही आपका क्या है, सवाल है जो आने वाला है। क्या पूछा जाएगा आपसे कि दक्षिण को उत्तर भारत से अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं, या कौन सी पहाड़ी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। तो कौन सी पहाड़ी है, विंध्य की पहाड़ी, विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज, विंध्य एंड सतपुड़ा पहाड़ियां। ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये नॉर्थ को साउथ से अलग करने का काम करती हैं, अलग करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर सुदूर दक्षिण का मैदान है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा वाले उपजाऊ प्रदेश हैं। यहां पर आपको कई सारी डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी समय समय पे, जैसे चालुक्य डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, फिर बाद में चोल वंश आएगा। उससे पहले पुराने जमाने में यहाँ संगम स्टेट था, ठीक है। उसके बाद विजयनगर, बहमनी के बीच में झगड़ा होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इसे सुदूर दक्षिण का मैदान। तो ये 4 चीजें हैं, 4 पर्वतीय प्रदेश में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का मैदान, तीसरा दक्षिण के पठार, तीसरा दक्षिण के पठार, दक्षिण के पठार, और चौथा सुदूर दक्षिण का मैदान, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट। अरे तो हिस्ट्री पढ़ते समय क्या ज्योग्राफी का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला में अनेक दर्रे हैं। अनेक क्या है इसमें, दर्रे हैं। और ये दर्रे क्या करते हैं, ये दर्रे क्या करते हैं, ये पास हैं। ये पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के बीच में छोटे क्या हैं, रास्ते हैं। पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे क्या हैं,
रास्ते हैं जहां से आप क्या करते हो, इंटर करते हो, जहां से आप क्या करते हो, इंटर करते हो। पहाड़ी इलाकों के बीच छोटे छोटे क्या है, ये रास्ते हैं। जैसे इसमें आपके कौन कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, तो खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा, ये सब क्या है, जहां से लगातार अफगानिस्तान और ईरान से लोग क्या करते थे, भारत में आते थे। इसीलिए तुम देखोगे भारत पे जब भी अटैक होता था तो वो सेंट्रल एशिया से ही होता था। तो इन्हीं दर्रों को पार करके विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। तो खैबर, बोलन और गोमल ये दर्रे हैं जो क्या करते हैं, भारत को अफगानिस्तान और ईरान से जोड़ने का काम करते हैं, इनके बीच में संपर्क का माध्यम है। ठीक, तो ये वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है। मेहरगढ़ प्रेजेंट डे कहां पर है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ प्रेजेंट डे में कहां पर है, पाकिस्तान में है। ठीक, यहां से आपको क्या मिला, यहां पे लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया और भेड़ बकरी जैसे और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इसका मतलब इसमें कह रहा है कि डोमेस्टिकेटिंग ऑफ एनिमल्स और कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, ये दोनों कहां शुरू होती है, ये दोनों चीजें कहां शुरू होती हैं, मेहरगढ़ में। वैसे मैं आपको यहां पर एक पॉइंट बता देता हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। ओल्डेस्ट साइंस ऑफ एग्रीकल्चर, ओल्डेस्ट साइंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का प्राचीनतम प्रमाण, कृषि का प्राचीनतम प्रमाण, कृषि का प्राचीनतम प्रमाण, ये कहां से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ कहां है, पाकिस्तान में। अब जो करंट रिसर्च हुई है, जो नई रिसर्च हुई है, वो नई रिसर्च कहती हैं नई खोजों के आधार पर, नई खोजों के आधार पर, खोजों के आधार पर लहुरा देव, लहुरा देव नाम की जगह है जो है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। यहां से खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो नई खोज बताती है कि लहुरा देव है यूपी में, वहां से मिला है। लेकिन आपकी एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों अभी भी किसे मान रही है, मेहरगढ़ को मान रही है। इसी तरह से ओल्डेस्ट साइन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन का, पशुपालन का प्राचीनतम, पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है भैया, पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण ये कहां से मिला है, पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है, तो ये मिला है आपका आदमगढ़, जो कि एमपी में है, एंड बागौर जो कि राजस्थान में है। पर आपकी एससीईआरटी किसे बता रही है, एससीईआरटी बता रही है मेहरगढ़ को, जो कि पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे में। प्रेजेंट डे में कहां है, पाकिस्तान में है। एससीईआरटी में किसे बताया गया, मेहरगढ़। तो जैसा ऑप्शन आए वैसा काम करना। अगर ऑप्शन में ये आता है तो ये लगा देना, अगर ऑप्शन में ये आता है तो लगा देना, नहीं तो तुमसे मेहरगढ़ पूछा जाएगा तो मेहरगढ़ आंसर लगाकर आना। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले उगाई गई
फसल, फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप, फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप जो थी वो थी गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। अगर इसमें भी सिंगल पूछे तो सिंगल याद रखना, अगर सिंगल पूछ दे तो याद रखना बार्ली, ठीक, जौ। अगर इन दोनों में भी कोई एक पूछ दे तो याद रखना क्या बताना है, बार्ली बताना है, ठीक, याद रखना क्या बताना है, बार्ली बताना है, ठीक है। लेकिन एक पूछते नहीं है, तो नॉर्मली गेहूं और जौ जो है वो सबसे पहले उगाए गए, ठीक है। और याद रखिएगा कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, पालतू बनाया गया, वो कौन था, कुत्ता, डॉग। तो पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो है वो कौन है, डॉग है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में ही सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में ही सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, जो लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो आपसे पूछ देगा कि नगरीय सभ्यता का विकास कौन सी नदियों के किनारे हुआ था, तो याद रखिएगा कौन सी नदियों के किनारे हुआ था, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। यहां पर आपको क्या मिलता है, प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, जिसे तुम क्या बोलते हो, तुम बोलते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी डेट दी है लगभग 4700 साल पहले, या आपकी एससीईआरटी में ईसा पूर्व में उसे दिया गया है 2500 बीसी, ठीक है। और फिर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। तो अगर ये सवाल आए कि भारतीय उपमहाद्वीप की विभाजक रेखा किसे माना गया है, तो याद रखिएगा जवाब क्या होगा, डिवाइडिंग लाइन किसको माना गया है बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो विंध्या माउंटेन्स को माना गया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर और दक्षिण को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो जवाब होगा विंध्य और सतपुड़ा। लेकिन मान लो सवाल की भाषा में यह लिखा हो कि किस पर्वत को भारत की विभाजक रेखा कहा गया है, तो जवाब क्या होगा, विंध्य पर्वत। क्लियर है बेटा। ओबीसी की लिस्ट अपनी चेक करो निदा यासिन, अगर चंडीगढ़ में नाम आ रहा होगा तो आप भर दोगे फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पे लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति, जिसको मेगालिथिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगालिथिक, महापाषाण या क्या बोलते हैं, मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या था कि कोई कब्र है, उस कब्र के चारों तरफ क्या किया गया, बड़े बड़े स्टोन्स लगा दिए गए जिससे उसको पहचाना जा सके, स्टोन का एक सर्कल बना दिया गया जिससे उसको पहचाना जा सके। मेगालिथिक था, लगभग 3000 साल पहले, यानी अराउंड 1000 बीसी की बात हो रही है। अब यहां जो मैं कह रहा हूं कि लगभग 4700 साल पहले, तो उसको हम ये बोल रहे हैं, या लगभग 3000 साल पहले तो उसको हम बोल रहे हैं 1000 बीसी। तो ये क्या चीज है, ये सब क्या चीज है, उस पर अभी बात कर लेते हैं, ठीक है, उस पर अभी बात कर लेते हैं। यहां पर देखो क्या कह रहा है, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा एवं चौपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। चावल के जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, चावल के प्राचीनतम प्रमाण जो मिलते हैं नई रिसर्च में, तो वो लहुरा देव में ही मिलते हैं। पर अगर चावल के प्राचीनतम प्रमाण की बात की जाए तो वो कहां से मिलते हैं, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, तो वो मिलते हैं कोल्डिहवा से। वो कहां से मिलते हैं, कोल्डिहवा, यूपी से। हालांकि अब अगर न्यू रिसर्च के बेसिस पे देखा जाए तो वो लहुरा देव से ही मिलते हैं वो भी। और याद रखना कि कुंभकारी का, कुंभकारी का प्राचीनतम प्रमाण, कुंभकारी का
प्राचीनतम प्रमाण, ओल्डेस्ट साइंस ऑफ पॉटरी, ओल्डेस्ट साइंस ऑफ पॉटरी, ये कहां से मिला है? ये मिला है चौपानी मांडो। ये भी कहां है? उत्तर प्रदेश में। चौपानी मांडो भी कहां है? यूपी में है। ओल्डेस्ट साइंस ऑफ पॉटरी कहां से मिला बेटा? तो कुंभकारी के, बर्तन बनाने के जो सबसे पुराने एविडेंस हैं, बर्तन बनाने के जो सबसे पुराने एविडेंस हैं, वो आपको कहां से मिले हैं? चौपानी मांडो से। चावल के जो सबसे पुराने एविडेंस हैं वो कहां से मिले? कोल्डी हवा से। दोनों ही जगह कहां है? यूपी में है। दोनों ही जगह कहां है? यूपी में है। ठीक है, ठीक है। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण के क्षेत्र में प्राचीन काल में मगध नाम का, ठीक, गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना गया। तो मगध की लोकेशन क्या है? गंगा के दक्षिण में, साउथ ऑफ द गंगा रिवर, साउथ ऑफ द गंगा रिवर, ठीक, गंगा के दक्षिण के क्षेत्र में उसे क्या माना गया? मगध माना गया। और यहां लगभग 2600 साल पहले, अराउंड 600 बीसी में, यहां पर एक विशाल साम्राज्य बना था जिसे हम मगध साम्राज्य कहते हैं। वो कहां पर बना था? वो कहां पर बना था? दक्षिण में। ठीक है। हमारे देश का नाम जो इंडिया पड़ा है उसकी अपनी बहुत सारी कहानी है। कुछ कहते हैं भरत वंश के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, कुछ कहते हैं भरत मुनि के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जब विदेशी लोग यहां पर आना शुरू हुए थे, यानी जब यहां पर पर्शियन लोग आए, यहां पर इंडो ग्रीक्स वाले, मतलब जब यहां पे ग्रीक लोग आए, तो ग्रीक वर्ड में, ग्रीक का जो अल्फाबेटिकल वर्ड है उसमें जो उच्चारण है ना, वो एच का उच्चारण आई के तौर पे किया जाता है। तो अगर हिंदी लिखा हुआ है तो इंडी हो जाएगा, वो हिंदी लिखा हुआ है तो इंडी हो जाएगा। तो उन्होंने सिंधु स को और ह को आई में चेंज कर दिया, तो सिंधु को उन्होंने इंडू कहना शुरू कर दिया। सिंधु को क्या बोलेंगे? सिंधु को इंडू बोलना शुरू कर देंगे। और सिंधु के उस पार का एरिया क्या कहलाने लगेगा? इंडिया कहलाने लगेगा। ये कौन करेगा? ग्रीक्स करेंगे। इसी तरह पर्शियन करेंगे तो वो स को ह बोलेंगे, तो वो सिंधु को क्या बोलने लगेंगे? वो सिंधु को क्या बोलने लगेंगे? अरब वाले लोग क्या बोलने लगेंगे? हिंदू। तो सिंधु के उस पार का प्रदेश, प्रदेश को अरेबिक में स्थान बोलते हैं। जैसे उज्बेक लोगों का प्रदेश उज्बेकिस्तान, कजाक लोगों का प्रदेश कजाकिस्तान। तो सिंधु नदी के उस पार का प्रदेश, हिंदू नदी के उस पार का प्रदेश हिंदुस्तान कहलाएगा। ठीक। पुराने जो पर्शियन थे वो हिंदोस या इंडोस कहना शुरू कर दिया था। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? इंडोस या हिंदोस कहना शुरू किया। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहना शुरू किया? हिंदोस या इंदोस कहना शुरू किया। ठीक। फारसी में यही शब्द या अरबी में यही शब्द हिंद या हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण बना। ठीक। फिर कहते हैं कि भरत नाम का जो कबीला था, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे, ये पॉइंट याद रखिएगा। भरत नाम का कबीला कहां रहता था? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। ये लोग लगभग 4500 बीसी के आसपास इनका उल्लेख मिलता है। 45 नहीं होगा, 15 होगा। एक सेकंड रुक जाओ। फिफ्टीन 1500 बीसी के आसपास। ठीक है, 1500 बीसी के आसपास इनका जो उल्लेख मिलता है 1500 बीसी में, वो कहां मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बहुत सारे कबीलाओं की चर्चा, कबीलों की चर्चा की गई है, ट्राइबल्स की चर्चा की गई है। उसी में से एक कबीला था भरत। और भी बहुत सारे ऋग्वेद में आपको नाम मिलते हैं, आगे पढ़ोगे आप।
भरत, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुहु, बहुत सारे नाम हैं। आप भरत, पुरु, यदु याद रखो, आपसे यही 3 पूछे जाएंगे। भरत, पुरु, यदु याद रखो, यही पूछे जाएंगे। भरत जो है वो क्या होगा, भरत जो है वो क्या होगा, ठीक है, भरत जो है वो क्या होगा, यहां पर नाम रहेगा। अब डेट्स को कैसे देखते हैं, डेट्स का निर्धारण कैसे करते हैं, तिथि का निर्धारण, तिथि का निर्धारण। देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। हिस्ट्री राइटिंग का काम किया किसने, हिस्ट्री राइटिंग का काम किया यूरोपियन ने। जो बुकिश फॉर्म में हिस्ट्री लिखते हैं वो यूरोपियंस ने लिखना शुरू किया। तो इनके सामने एक समस्या आई कि डेट्स कैसे बनाई जाए, इनके सामने एक समस्या आई कि डेट्स कैसे बनाई जाए। तो भैया इनके जो भगवान थे यूरोपियंस के, वो थे कौन, जीसस क्राइस्ट। तो इन्होंने बोला कि हिस्ट्री राइटिंग करने के लिए हम जीसस क्राइस्ट के टाइम को हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, हिस्ट्री राइटिंग का क्या मान लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। तो हम तारीख को 2 तरीके से डिवाइड करेंगे, एक जो जीसस क्राइस्ट से पहले का समय है और दूसरा जो जीसस क्राइस्ट के बाद का समय है। ठीक, दूसरा जो जीसस क्राइस्ट के बाद का समय है। ठीक है, क्लियर है। जीसस क्राइस्ट के पहले वाला जो समय है उसे बोला गया बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले का समय, ईसा पूर्व। और जीसस क्राइस्ट के बाद वाले समय को बोला गया एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर, इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, यानी ईसा के बाद का समय, जिसे हम ईसवी कहने लगे, जिसे हम क्या कहने लगे, ईसवी कहने लगे। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहने लगे, एडी कहने लगे। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहने लगे, एडी कहने लगे। तो तारीख कैसे लिखी जाएगी, क्राइस्ट के पहले या क्राइस्ट के बाद। तो आप अगर इमेजिन कीजिए कि हम इस पॉइंट को 0 से स्टार्ट कर दें, क्राइस्ट के समय को हम 0 से स्टार्ट कर दें, मान लो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम 0 सन ले लें, तो 0 से पीछे जो 100 ईयर्स आएगा, यहां हम 100 बीसी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 100 बीसी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। हाँ, जम्बू का वृक्ष मिलता था इसलिए जम्बू द्वीप था, हाँ समझ गए, पता है तुम लोगों को, शांत रहो। 100 बीसी, 100 बीसी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। और क्राइस्ट के बाद अगर कोई 100 साल बाद की घटना हो रही होगी तो इसे 100 एडी लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, 100 एडी लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो आप एक बात बताओ, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2023, तो आप क्या लिखते हो, 2023 एडी। इसको राउंड फिगर में कर देते हैं और इसको राउंड फिगर में हम मान लेते हैं कितना, हम मान लेते हैं कि क्राइस्ट को पैदा हुए 2000 साल बीत चुके हैं, 2000 साल बीत चुके हैं, क्राइस्ट को पैदा हुए 2000 साल बीत चुके हैं। अब एक बात बताओ, अगर तुमको यहां से, अगर तुमको यहां से, इस जगह से यहां वाली डेट बतानी पड़े, यानी तुमको इतना पॉइंट बताना पड़े, तो तुम्हें क्राइस्ट के पहले वाले समय को भी गिनना पड़ेगा कि नहीं। तुम यहां से लेके यहां तक का समय गिनोगे कि नहीं गिनोगे, यहां से लेके यहां तक का समय गिनोगे कि नहीं गिनोगे। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये वर्तमान है, अगर मैं तुमको बोलूं कि ये वर्तमान है, आज है, तो हम आज से क्राइस्ट के पैदा होने के भी 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि वर्तमान से 2100 साल पहले, वर्तमान से 2100 साल पहले, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
और जब हम लिख रहे होंगे 2100 साल पहले, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100 बीसी लिख रहे हैं? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100 बीसी लिख रहे हैं? लिख सकते हैं। और ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, और मान लो हम यहां के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज करो हम बात कर रहे हैं यहां के बारे में, तो इसका मतलब ये इस 2000 के अंदर का समय होगा कि नहीं होगा? सपोज करो इसको हम बोल रहे हैं 50 एडी, इसको हम बोल रहे हैं 50 एडी, तो ये इसके अंदर का समय हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1950 साल पहले, लिख सकते हैं 1950 साल पहले लिख सकते हैं। तो जब हम कह रहे हैं 1950 साल पहले, तो क्या हम 50 एडी की बात नहीं कर रहे हैं? 50 एडी की बात नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? तो अगर आपकी किताब में लिखा हो कि आज से 500 वर्ष पूर्व मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो हम क्या लिखेंगे इसको? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो हम इसे एडी में लिखेंगे या बीसी में लिखेंगे? एडी में लिखेंगे या बीसी में लिखेंगे? अब समझ में आया क्यों इतना समझा रहे थे? अभी भी देखो कुछ लोग बीसी बीसी बोल रहे हैं ना। देखो साजिया सीरीन का बीसी जवाब आया ना। अरे एडी लिखेंगे ना बेटा, क्या लिखेंगे इसे? 1500 एडी, 1500 एडी। क्या लिखा है? आज से, वर्तमान से 500 साल पहले, तो इसके बीच का नंबर होगा ना ये, इसके बीच का नंबर होगा ना ये, तो ये क्या लिखा जाएगा? 1500 एडी। अब इतना याद रखना कि बीसी को हम बीसीई भी लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा भी लिखते हैं, और एडी को हम और क्या लिखते हैं? एडी को हम सीई भी लिखते हैं, कॉमन एरा भी लिखते हैं, क्योंकि अब हर जगह सीई का इस्तेमाल हो गया है, कॉमन एरा का इस्तेमाल हो गया है, तो बीसीई को हम क्या लिखते हैं? बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा भी लिखते हैं। इसे हम प्रेजेंट और इसे हम बिफोर प्रेजेंट भी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आपका डेट निकाला जाता है। तो आपका जो पहला 2 चैप्टर है क्लास 6 की एससीईआरटी का, उसके अंदर ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जल्दी से एक क्या कर रहा हूं, एक मैं आपको फाइल दे रहा हूं। ठीक है, एक मैं आपको फाइल दे रहा हूं। आपको करना क्या है, इस हैंडआउट को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें वन लाइनर सारी बातें दी गई हैं। ठीक है, वन लाइनर सारी बातें दी गई हैं, और ये 27 पेज में है। किसी ने मेरे से कहा था सर कम पेज रखना, तो ये 27 पेज में है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो पिन मैसेज है वो क्या है आप पढ़ लेंगे। सर इतना पेज? अरे 27 पेज, 40 पेज में तो इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया था, उससे भी कम कर दिया। मतलब गजब हाल कर रहे हो। 5,500 साल का इतिहास 27 पेज में समेट के दे दिए। अब क्या किडनी विडनी निकाल के दे दे तुम लोगों को? एक काम करो, चाकू लो, ऐसे वहां गला रेत दो। गजब हाल कर रहे हो यार। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी, और कल शाम को 6 बजे भूलिएगा मत, आप लोगों को हाजिर हो जाना है। ठीक, आप लोगों को हाजिर हो जाना है क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास का मैं आपको लिंक भेज दे रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, तो इसको चूकिएगा मत।
ये लो गया। ये लो पिन कर दिया। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।